मैं उदय तिवारी एक बार फिर से आपका एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर से एक बार स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की श्रृंखला, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व्स और इसके अलावा जो फॉरेस्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर राष्ट्रीय उद्यान होते क्या है, ठीक है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान को परिभाषित किया गया है। इसमें धारा जो 35 है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की, उसमें बताया गया है कि जब कभी राज्य शासन को ऐसा प्रतीत हो कि कोई क्षेत्र, चाहे वह अभ्यारण्य के अंदर हो या ना हो, पारिस्थितिकी महत्व का है। पारिस्थितिकी महत्व का कहने का मतलब यहाँ पर है कि वहां पर या तो फ्लोरा और फौना की कंडीशन बेहतर हो, यानी कि जीव जंतु, प्राकृतिक आवास और वहां पर वन्य उत्पाद बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हो उसमें, या आसपास वन्य प्राणियों के या उसके संरक्षण, प्रसार और विकास के लिए, यानी कि जिस वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके अंदर ही या उसके आसपास का जो क्षेत्र है जहां पर फ्लोरा और फौना यानी कि पेड़ पौधे और वनस्पतियां पाई जा रही हैं, ठीक है, उनके संरक्षण के लिए, उनके प्रसार के लिए और उनके विकास के लिए, उनके ऐसे प्रयोजनों से के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम ऐसे क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने की अधिसूचना राज्य शासन के द्वारा जारी की जा सकती है और ऐसे क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं, ठीक है। अधिसूचना जारी करने के बाद एक सिंपल सी प्रोसेस होती है, उसके बाद उन क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। जिसमें हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का संरक्षण, विभिन्न प्रकार के वनस्पतिक पौधों का संरक्षण किया जाता है, ठीक है, यानी फ्लोरा और फौना सबकी कंडीशन को यहाँ पर उनका संरक्षण के साथ साथ जो विलुप्त प्रजातियां हैं उनका प्रसार और उनका विकास, इन चीजों को यहाँ पर महत्व दिया जाता है, ठीक है। ऐसे क्षेत्रों की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं, जैसे जो इन क्षेत्रों की विशेषताओं में हम बात करें तो यहाँ पर पहली विशेषता यही हो जाती है कि किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, यानी कि मानवीय क्रियाकलापों को पूर्णतः वर्जित कर दिया जाता है और साथ ही साथ इसमें किसी भी तरीके का रिसर्च एक्टिविटी भी नहीं होगी, किसी प्रकार के वैज्ञानिक अनुसंधान ये भी पूर्णतः वर्जित होते हैं। सिंपल सा है, जब मानवीय गतिविधियां वर्जित है, मानवीय गतिविधियों में क्या क्या, इंसान वहां पर जाकर पशुचारण नहीं करा सकता है, वहां पर आप घर का निर्माण नहीं कर सकते, वहां पर आप लकड़ियां नहीं काट सकते हैं, तो यानी किसी भी प्रकार की ह्यूमन एंट्रेंस इज कम्प्लीटली बैन। अब यहाँ पर बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर रिसर्च करने के लिए भी जा सकते हैं, जीव जंतुओं पर, पेड़ पौधों पर स्टडी करने के लिए, लेकिन कुछ लिमिटेड कंडीशंस में, कुछ शर्तों के साथ कुछ लिमिटेड लोगों को ही गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है, उसके बाद ही रिसर्च अलाउड है, अदरवाइज रिसर्च भी यहाँ पर पूरी तरीके से बैन होता है। और राष्ट्रीय पार्क घोषित करने के बाद यहाँ पर किसी प्रकार के जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, चाहे वो हिरण हो, शेर हो या कोई भी अन्य जीव जंतु, ठीक है, उनका शिकार पूरी तरीके से वर्जित हो जाता है, यानी कि यहाँ पर शिकार करना भी यह प्रतिबंधित हो जाता है। ऐसे क्षेत्र होते हैं राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर किसी भी प्रकार का एनक्रोचमेंट या बोल सकते हैं अतिक्रमण, राष्ट्रीय उद्यान में किसी प्रकार का कोई भी अतिक्रमण यहाँ पर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब हम जैसे भारत में राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात करते हैं, तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था उसकी स्थापना 1936 में 1936 में भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी, जिसे हम हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं और जो आज हम उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यही है आपका पुराना हेली नेशनल पार्क। तो ध्यान रखेंगे, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क 1936, लेकिन आज इसका वर्तमान नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है। किस राज्य में है आप ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड में है, भारत के उत्तराखंड राज्य में ये स्थापित है, ठीक है, जिम कॉर्बेट। अब हम बात करते हैं, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में आज के समय में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान है, 12 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें जो लेटेस्ट बना है कुनो पालपुर श्योपुर जिले में आता है,
ठीक है, वो 12वां राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का। और अभ्यारण्य या जिन्हें हम बोलते हैं सेंचुरी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पहले 31 थे, जिनमें से 2 अभी माइनस हो गए, अब वर्तमान में 29 हैं। ये टोटल जो 29 अभ्यारण्य की मैं बात कर रहा हूं, इनमें से कुछ अभ्यारण्य ऐसे हैं जो प्रस्तावित भी हैं, कुछ बन चुके हैं। तो टोटल अभ्यारण्यों की संख्या मध्य प्रदेश में 29 है। क्योंकि आज हम केवल राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात करेंगे, तो अभ्यारण्य क्या होते हैं, क्या इनकी खासियत है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। वर्तमान में हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। और इसका जो विस्तार अगर हम बात करते हैं तो विस्तार आपका बालाघाट के कुछ क्षेत्रों में देखने के लिए मिलता है। जैसे इसके 2 प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस हैं, टूरिस्ट प्लेस जहां पर आप पर्यटन के लिए जाते हैं। एक तो है बैरन वैली और दूसरा है होलो वैली, जिसे हम सकरी घाटी और बंजर घाटी के नाम से भी जानते हैं। जैसे जो ये होलो वैली है, सकरी घाटी, ठीक है, सकरी घाटी जो है ये एक पुस्तक है, एक राइटर रहा है फरसान, ठीक है, फरसान की बुक का नाम है हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया, उसमें इसके बारे में आप उसका उल्लेख पाते हैं, ठीक है। दूसरा जो है एक ब्रैंडर करके एक राइटर रहा है, जिसकी बुक का नाम है वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया। तो वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया में आपको बैरन वैली, सकरी घाटी के बारे में उल्लेख मिलता है। ये जो होलो वैली है ये आपका बालाघाट जिले में देखने के लिए मिलती है और बैरन वैली जो है आपका मंडला जिले में है, ठीक है, सकरी घाटी, ठीक है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है एक बमनी दादर, जिसे सनसेट पॉइंट ऑफ कान्हा किसली नेशनल पार्क भी बोलते हैं। ये भारत का पहला ऐसा नेशनल पार्क है जिसको ऑफिशियल मस्कट, ठीक है, जिसे आप बोल सकते हैं आधिकारिक रूप से एक शुभंकर दिया गया है। उस शुभंकर का नाम है भूर सिंह द बारासिंगा, ठीक है। यहाँ पर इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ कान्हा किसली नेशनल पार्क में ब्रेडरी प्रजाति की एक विशेष प्रकार की बारहसिंगे की प्रजाति होती है, जो केवल और केवल कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ही पाई जाती है, ठीक है। 1952 में यह एक राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य के रूप में इसे स्टेटस मिला था और 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और वर्ष 1973-74 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में भी इंक्लूड कर लिया जाता है। इसके पहले 1910 तक की जो बात करें, जब अंग्रेजों का आधिपत्य था, वहां पर ये अंग्रेजों के लिए शिकारगाह के रूप में ये कार्य किया करता था, यानी कि यहाँ अंग्रेज लोग शिकार करने के लिए जाया करते थे, ठीक है। ये जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, इसका जो आकार है वो घोड़े के पैरों के आकार का होता है, हॉर्स शू शेप। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका आकार घोड़े के पैरों के आकार का है, तो आप ध्यान रखेंगे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। बाकी जैसे कान्हा किसली के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ की जो कुछ लैंग्वेज है या यहाँ एक विशेष प्रकार की चिकनी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, उस मिट्टी के नाम पर इसका नाम पड़ा है क्या, कान्हा किसली। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखते हैं। अगला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जो फेमस सफेद शेरों के लिए फेमस है। यहाँ पर जो बाघ है सफेद शेर, जो मध्य प्रदेश का या भारत का पहला सफेद शेर है, जिसे हम मोहन के नाम से जानते हैं, ठीक है, यहीं से मिला था पहली बार, ठीक है। बांधवगढ़ जो है ये रीवा रियासत के जो राजा थे उनके लिए ये शिकारगाह हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पर सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच में स्थित एक बांधवगढ़ चोटी है, जिस पर यहाँ पर शिकारगाह के रूप में इसे विकसित किया गया। बाद में इसे हम अभ्यारण्य और फिर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में हम देखते हैं। फिर बांधवगढ़ पहाड़ी पर स्थित ये राष्ट्रीय उद्यान जो है बहुत ही मनोरम अपनी छटा बिखेरता है, जो कि सफेद शेरों के लिए और बाघों के घनत्व के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर सर्वाधिक बाघों का घनत्व पूरे देश में पाया जाता है। प्रत्येक 8 वर्ग किलोमीटर एरिया में आपको एक बाघ यहाँ देखने के लिए मिलता है। पूरे भारत में सर्वाधिक बाघों का घनत्व वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ही है, ठीक है, जो कि उमरिया जिले में पाया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1968 में की गई थी और 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया था। ठीक, प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है, आगे इसके लिए हम एक पूरा क्लास लेकर आएंगे। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, मध्य प्रदेश में कितने प्रोजेक्ट टाइगर हैं और उसको प्रॉपर मैपिंग के थ्रू हम यहाँ पर करेंगे। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है माधव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में है।
जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसका कुल क्षेत्रफल जो है 375 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो बांधव राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका जो क्षेत्रफल है 448 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चीजें बताऊं, मध्य प्रदेश के जितने भी पुराने राष्ट्रीय उद्यान हैं उनमें से दूसरे नंबर का राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, यानी दूसरा सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का कौन सा है? माधव राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। किसके द्वारा? सिंधिया घराने के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे 1911 में, ठीक है, अंग्रेज अधिकारी थे जॉर्ज कैसल, उन्हीं के नाम पर उनके आगमन पर एक फोर्ट बनाया गया था जिसे हम जॉर्ज कैसल फोर्ट जानते हैं। जॉर्ज कैसल किला, जिसकी स्थापना 1911 में की गई थी और इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति रहे हैं जीवाजी राव सिंधिया। इन्होंने ही जॉर्ज कैसल फोर्ट की स्थापना की थी। और 1918 में मनिहार नदी पर, ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में ही एक नदी पड़ती है जिसका नाम है मनिहार नदी, इस पर बांध बनवाया गया था और बांध बनाने के साथ यहाँ पर दो प्रमुख झीलें सांख सागर और माधव सागर झीलों का निर्माण कराया गया था और इसके निर्माण करता रहे माधव राव सिंधिया, जिन्होंने यहाँ पर इस तरीके की झीलों का निर्माण कराया। इसके अलावा ध्यान रखेंगे एक और झील है यहाँ पर जाधव सागर, फिर सांख सागर, माधव सागर, जाधव सागर, ये तीनों कहाँ है? माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। और जो हमारा पुराना नेशनल हाईवे 3 है वो माधव राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से होकर गुजरा करता था। ठीक है, वर्तमान में माधव राष्ट्रीय उद्यान में जो पुराना नेशनल हाईवे उसका नाम चेंज हो चुका है, तो ध्यान रखेंगे ये पुराना नेशनल हाईवे 3 माधव राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता था। ये मध्य प्रदेश पीएससी के एग्जाम्स में भी पूछा गया वो प्रश्न है। ठीक है, व्यापक में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है वो है संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान का जो पूरा नाम है संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में है। ठीक है, इसकी स्थापना 1981 में की गई थी और अविभाजित मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से एक हुआ करते थे, तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था। लेकिन जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बंटवारा हुआ 1 नवंबर 2000 को, इसका अधिकांश क्षेत्र जो वो छत्तीसगढ़ में चला गया, जिसे हम वहां गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, और मध्य प्रदेश में इसे हम संजय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, जो कि सीधी जिले में है। इसके अलावा इसका कुछ क्षेत्र जो है वो आपका सिगरौली जिले में भी देखने के लिए मिलता है, जहां पर हम देखेंगे कुछ प्रमुख ये क्या कहते हैं गुफाएं हैं, जैसे माड़ा की गुफाएं हैं, वो इसी का एक पार्ट है। और 2008 में संजय राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया, जिसका वर्तमान का कुल क्षेत्रफल है 466 स्क्वायर किलोमीटर। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है, जिसका कुल क्षेत्रफल 528 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी और इसे 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में शामिल किया गया। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, होशंगाबाद जिले में ही है। यहीं पर हम देखते हैं मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश, धूपगढ़, जो कि आपका महादेव पहाड़ियों में है, वो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में ही स्थित है, जिसकी जो कुल ऊंचाई है 1350 मीटर है। ठीक है, फिर अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में, जिसका कुल क्षेत्रफल है 542 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना 1981 में की जाती है और 1981 में इसकी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापना के पश्चात 1994 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में भी शामिल कर लिया जाता है, यानी कि पन्ना टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान दोनों ही प्रोजेक्ट टाइगर का एक पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से होकर एक नदी बहती है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं केन नदी। केन नदी यहाँ पर एक लाइफ लाइन है जो कि यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी को पूरा करती है। तो एमपीपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है, व्यापम के भी एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बने हैं कि आखिर कौन सी ऐसी नदी जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से होकर प्रवाहित होती है, तो हमारा आंसर होगा क्या? केन नदी। ठीक है, यहीं पर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में ही प्रदेश का इकलौता एकमात्र रेप्टाइल पार्क, सरीसृप पार्क जो है वो यहीं पर स्थित है। सरीसृप मतलब ऐसे जीव जंतु जो रेंगते हो, क्रीपिंग एनिमल्स, रेंगने वाले जीवों का राष्ट्रीय उद्यान रेप्टाइल पार्क कहाँ है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में ही है। और भारत के कुल 18
बायोस्फीयर रिजर्व में से एक बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना भी है। मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, जिनमें से एक कौन सा है आपका पन्ना। अभी हाल ही में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के द्वारा घोषित स्टैंडर्ड का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो अब ये यूनेस्को की धरोहर के रूप में भी सम्मिलित कर लिया गया है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जैव मंडल आगार, ठीक है। तो अभी भी वर्तमान में मध्य प्रदेश में 3 ही बायोस्फीयर रिजर्व है, पहले भी 3 थे, लेकिन पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को या पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को ये पहले यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थी, लेकिन अब इसे यूनेस्को के द्वारा भी मान्यता प्राप्त हो चुकी है। और पर्यटकों के सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस भी दिया जा चुका है 2017 में। 2016 में भी इसे एक वेबसाइट है ट्रिप एडवाइजर, उस वेबसाइट के थ्रू ये अवार्ड दिया गया है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन टूरिज्म। तो 2016-2017 दोनों में लगातार पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को ट्रिप एडवाइजर के द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है, ठीक है। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका वन विहार। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की जो राजधानी है, ठीक है, भोपाल में वर्ष 1979 में 1979 में इसकी स्थापना की जाती है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 4.5 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और ये 1983 में नेशनल पार्क के रूप में शामिल होता है, ठीक है। ध्यान देंगे स्थापना 1979 में हुई है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है इसे 1983 में। और ये प्रदेश का एकमात्र इकलौता और सबसे लंबा लार्ज जू है, चिड़ियाघर है, जहां पर सभी प्रकार के जीव जंतु आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के हिरण, शेर, बाघ, भालू और ये सारे जीव देखने के लिए मिलेंगे। विभिन्न प्रकार के पक्षियों की प्रजातियां देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। और यही आप देखेंगे प्रदेश का इकलौता एकमात्र स्नेक पार्क, सर्प उद्यान, जहां सांपों की अलग अलग प्रजातियां यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। और ये प्रदेश का पहला और अभी तक का इकलौता ISO सर्टिफाइड राष्ट्रीय उद्यान है। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का पहला ISO सर्टिफाइड राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वन विहार है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1979 में और राष्ट्रीय उद्यान का स्टेटस कब दिया गया है, 1983 में। अगला है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1968 में डिंडोरी जिले में की गई थी, जिसका कुल क्षेत्रफल है 0.27 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि डिंडोरी जिले में है, ठीक है। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, ये मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान तो किस प्रकार के जीवाश्म होते हैं, जो जीवों के अवशेष, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के जो अवशेष लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व प्राकृतिक घटनाओं के फलस्वरूप जमीन के अंदर दब गए थे, उनके जो अवशेष हैं उन्हें हम बोलते हैं जीवाश्म, ठीक है, जीवों के अवशेष। तो यहाँ पर ये जो जीवाश्म है वो नीलगिरी के जीवाश्मों के लिए फेमस है, और नीलगिरी के जो जीवाश्म है ये विश्व प्रसिद्ध है, सबसे पुराने जीवाश्मों में इनकी गणना की जाती है, ठीक है। इसलिए इस जीवाश्म उद्यान को हम घुघुआ जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जानते हैं। घुघुआ यहाँ का एक प्रसिद्ध स्थान है, इसलिए इसे कई बार घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान या घुघुआ, ये दोनों एक ही है, कहाँ है, डिंडोरी जिले में स्थापित है। अगला जो है वो है डायनासोर जीवाश्म उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश के धार जिले में है, जहां पर डायनासोर की लगभग हर एक प्रजाति के अवशेष आपको यहाँ देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना 2010 में कैबिनेट की मंजूरी मिलती है। 2013 में आधिकारिक सूचना के द्वारा इसे एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर दिया जाता है। लेकिन क्या अचानक से जीवाश्म डायनासोर के अवशेष यहाँ मिले आपको, तो मैं आपको इसमें बता दूं 1828 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिनका नाम था अंग्रेज वैज्ञानिक ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियम स्लीमन ने यहाँ पर पहली बार जबलपुर के आसपास के क्षेत्रों में एक राष्ट्रीय उद्यान डायनासोर के अवशेषों को पहली बार देखा था, ठीक है, उनकी खोज की थी। इसी के बाद से यहाँ पर लगातार रिसर्च वर्क चलते रहे और धार जिले में भी यहाँ पर डायनासोर के जीवाश्म पाए गए। अब यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया जा रहा है, तो डायनासोर के
लगभग हर प्रकार के जो हर एक प्रजातियां हैं उनकी जो मूर्तियां स्थापित की जाएंगी, बच्चों के झूले वगैरह, पार्क वगैरह का डेवलपमेंट किया जाएगा, साथ ही साथ टूरिज्म का डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर स्टेट की इकोनॉमी, डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी में भी सुधार होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा डायनासोर और जीवाश्म उद्यान कहाँ पर है? धार जिले में है। ठीक है, अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है कुनो राष्ट्रीय उद्यान। कुनो राष्ट्रीय उद्यान, आपने ट्रेन का नाम सुना होगा कुनो कुमारी एक्सप्रेस। कुनो कुमारी एक्सप्रेस या कुनो राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों नाम यहाँ बहने वाली एक प्रमुख नदी है, श्योपुर जिले में बहने वाली प्रमुख नदी, उसका नाम है कुनो नदी। कुनो नदी के नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम पड़ा है कुनो राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 2018 में, ठीक है, की गई थी, जिसका कुल क्षेत्रफल है 748 वर्ग किलोमीटर, जो कि श्योपुर जिले में है। इसके पहले 1981 में इसे एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, यहाँ ये ऐसा माना जाता है कि ये जो एशियाटिक लायंस है, एशियाई शेर, ठीक है, इनकी ये शरणस्थली प्राकृतिक आवास के रूप में इसे माना जाता था। अब इन्हें गिरी से, इन एशियाई शेरों को गिरी के जंगलों से उठाकर फिर से यहाँ पर पुनर्स्थापित करने के लिए की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी परमिशन दी जा चुकी है। तो ध्यान रखेंगे, अब इसे यहाँ पर एशियाई शेरों को यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, कुनो राष्ट्रीय उद्यान। अगला है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, यह नाम जो पड़ा है, यहाँ पर बहने वाली एक नदी है पेंच नदी, जो कि सिवनी और छिंदवाड़ा को दो अलग अलग भागों में विभाजित करती है। ठीक है, और इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है। तो ध्यान रखेंगे, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इसका कुछ भाग आपका सिवनी जिले में है और कुछ भाग आपका छिंदवाड़ा जिले में देखने के लिए मिलता है। यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित है। दोनों की सीमा पर स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जो कि पेंच नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। ठीक है, इसे हम इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क के नाम से भी जानते हैं, जिसकी स्थापना 1977 में एक अभ्यारण्य के रूप में की गई थी और वर्ष 1983 में एक राष्ट्रीय उद्यान का इसे दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, इसे कृष्ण मृग, काले हिरणों की स्थली भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण मृग या काले हिरण सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन राष्ट्रीय उद्यान में काले हिरण सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये आंसर होगा हमारा क्या? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ब्रेडरी प्रकार के प्रजातियों के हिरणों की बात करेगा तो आप आंसर करेंगे क्या? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, लेकिन अगर कृष्ण मृगों की बात करेगा तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दूसरा, यहाँ जो दो विशेष प्रकार के गिद्ध पाए जाते हैं, एक का नाम है किंग वल्चर, दूसरे का नाम है व्हाइट वल्चर। तो जो किंग वल्चर है उसकी पहचान होती है इसके गले में लाल घेरा दिखाई देता है, और जो व्हाइट वल्चर होता है, पहले नाम से ही क्लियर है व्हाइट, इसके पीछे जो होता है सफेद रंग की धारियां पाई जाती हैं। ठीक है, एक बहुत ही फेमस बुक, आपने बचपन में एक कार्टून कैरेक्टर आता था मोगली। ठीक है, मोगली जो है उससे एक पात्र हुआ करता था, आपने सुनो जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। ठीक है, एक बुक है, रुडयार्ड किपलिंग राइटर है, उसका नाम है, उसकी बुक का नाम है द जंगल बुक। तो द जंगल बुक की जो स्क्रिप्ट है वो यहीं से लिया गया है, इसीलिए हम पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मोगली लैंड कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान यानी कि मोगली लैंड। ठीक है, ये बुक कौन सी है? द जंगल बुक। राइटर कौन है? रुडयार्ड किपलिंग, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल है 1180 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। ठीक है, और जो अंतिम 12वां राष्ट्रीय उद्यान है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, 2004 से यह प्रस्तावित है। ये आपका खंडवा जिले में ओंकारेश्वर नामक स्थान पर प्रस्तावित है। तो दोस्तों, ये अभी तक हमने आज देखा मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। आगे के वीडियो में हम देखेंगे अपने प्रमुख अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट टाइगर हैं जो मध्य प्रदेश में संचालित हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रमुख जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। नोट्स आप लोग बना सकते हैं और आगे की वीडियो को के सबसे अपडेट्स पाने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।